तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर, उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। तो चलिए टॉपिक को भी शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, the primary sex organ, what is the primary sex organ in the male reproductive system? That is the testes, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वृषण बोलते हैं। तो यहां से सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले हम करेंगे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। जब कभी आप डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन देते हैं तो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए दैट हाउ टू ड्रॉ ए डायग्राम सिस्टमेटिकली इन लीस्ट टाइमिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करूंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको साथ साथ में बताता हुआ चलूंगा इस डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है, फिर हम उसको डिस्क्राइब करेंगे दैट व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो अभी डायग्राम को शुरू करते हैं, देखेंगे आउटलाइन कैसे बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या करेंगे, यहाँ पे जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूं तो एक छोटा सा देखिए आप ऐसा ट्राइंगल बनाऊंगा मैं, यहां से एक स्ट्रक्चर बना करके एक आप लगभग एक आउटलाइन को ले लेंगे। यहाँ पे इसको जब बनाएंगे तो हम यहाँ पर इस पोजीशन पे बनाएंगे टेस्टिस को। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू ड्रॉ दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिनरी ब्लैडर है, इसको आप इस तरीके से बना लेंगे। आप देखते रहिएगा कि डायग्राम है वो किस तरीके से आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। ड्राइंग का जूलॉजी और बॉटनी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको आपको समझिएगा। तो ये बना दिया हमने, क्या बनाया है, यूरिनरी ब्लैडर को बनाया है। उसके बाद में यहाँ पे मैं एक प्रोस्टेट ग्लैंड को ड्रॉ करूंगा, आप देखिएगा किस तरीके से कराना है, इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। बार बार जब अगर प्रैक्टिस को करेंगे तो आपसे एग्जाम के अंदर है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके नीचे मैं बना देता हूं एक स्पेशल काइंड ग्लैंड जिसको हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं, इसको हम ड्रॉ करेंगे। फिर इसकी शेडिंग भी करेंगे किस तरीके से करना है, आप सीक्वेंस में देखते जाएंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे एक इसका यूरेथ्रा, ये हो गया द पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। ओके, उसके बाद में देखिए मैं यहाँ पर कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप तो स्टेप बाय स्टेप डायग्राम को ड्रॉ करने का पैटर्न है उसको आप समझते जाइएगा, तो आपके लिए एग्जाम के अंदर डायग्राम बनाना बहुत ईजी रहेगा। बस इतना ही है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ए सिंगल मेथोडोलॉजी को आप काम में लेते हैं जब कभी भी डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। ये इसका मस्कुलर पार्ट हो गया, यूरेथ्रा में बाहर हो गया, ये पेनिस का पार्ट है। यहाँ पर मैं सभी की लेबलिंग में कर दूंगा तो आप लेबलिंग में आराम से समझ पाएंगे कि डायग्राम को आपको ड्रॉ कैसे करना है ना। आप केवल कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में जब प्रिपरेशन करते हैं केवल और केवल क्या करते हैं, बुक्स के डायग्राम को देखते हैं, देखने से ड्रॉ नहीं होगा, आपको लर्न नहीं होगा। बार बार आप क्या करेंगे, रफ कॉपी के अंदर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके आप इसके बारे में इजीली आप समझ सकेंगे और आपको सभी डायग्राम्स की जो लेबलिंग होगी वो भी आपको याद हो पाएगी। ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये इस तरीके से मैं थोड़ा सा देखिए शेडिंग करता हूं, आप एग्जाम में पेंसिल कलर को काम में ले सकते हैं इसको बनाने के लिए, तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा जब आप पेंसिल कलर को काम में ले लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये क्या है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है ह्यूमन बीइंग में प्रोस्टेट ग्लैंड। और आप एग्जाम में जब पेंसिल कलर्स को काम में लेंगे उसका एक तो प्लस पॉइंट ये होता है, अगर आपको कहीं इरेज आउट करना है तो भी आप इरेज कर सकते हैं, इसलिए पेंसिल कलर लेना, पेंसिल पेन को काम में नहीं लेना है। अब ये अपने पास में ड्रॉ हो गया है। अब मैं यहाँ पर क्या करेंगे, एक रफ में स्ट्रक्चर बना देता हूँ टेस्टिस की। ओके, ये हो गया एक रफ स्ट्रक्चर हमने किसकी बनाई है, टेस्टिस की। ये आउटलाइन जो मैंने बनाई थी इसको मैं हटा देता हूँ, ये हो गया टेस्टिस हो गया। बाकी पार्ट्स के बाद तो मैंने कहा आपको अभी ऑलरेडी कि जब आप लेबलिंग करेंगे उस समय आप देख पाएंगे, मैं सभी के नाम आपको बताता हुआ चलूंगा एक्सप्लेनेशन के दौरान। ओके, तो यहाँ पे ये होती है एक्चुअल में वासा डिफरेंस है, ये वासा डिफरेंस है पार्ट है, ये है पार्ट ऑफ द वासा डिफरेंस है, ये है एपिडिडेमिस का पार्ट है जिसकी हम लेबलिंग करेंगे तो आप समझ पाएंगे क्या काम होता है। और यहां से मैं इस डक्ट को ऐसे यहां से क्रॉस बना देते हैं या यूरिनरी ब्लैडर के साथ में। यहाँ पे मैं दो और स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वो बनाएंगे सेमिनल वेसिकल, एक चौक चेंज करते हैं। ओके, यहाँ पे होता है सेमिनल वेसिकल की पोजीशन आपको ध्यान रखना है और डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है, दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे तभी आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प तो मिलेगी जब आपको डायग्राम याद होगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करते हैं, डायग्राम की लेबलिंग करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
तो जब तक आपको डायग्राम को ड्रॉ और उसके लेबलिंग नहीं पता होगा, आप डायग्रामेटिकल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसको कभी भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये यहाँ पे जो डक्ट है इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूं इस जगह पे। देखिए मैंने हाफ पार्ट बनाया, पूरा नहीं बनाया। जो इधर स्ट्रक्चर है वही कोई सेम सिमिलर इधर होगी, तो मैं अभी केवल इस साइड का ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, एक ही साइड का मैं ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप इजी गोइंग समझ सके। यहाँ पर है स्किन का पार्ट है, ये हो गया स्किन का पार्ट है, तो यहाँ पे लेबलिंग करेंगे। पीनस का स्किन का पार्ट है ये यहाँ पे, ओके। और मैं यहाँ पर एक बार के लिए एक रफ सा आपको फिगर और बना देता हूं इस तरीके से। और यहाँ पे ये देखिए ये इस तरीके से बना देते हैं। ये हो गई स्ट्रक्चर। आप सभी बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, आप जो मैं बता रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस को जो फॉलोअप करेंगे ना तो एग्जाम में आपसे बहुत अच्छा काम होने वाला है और बहुत ही बढ़िया आप काम करेंगे। ये हो गया, यहाँ पर स्क्रोटम बना दिया हमने, स्क्रोटल सैक अच्छा लग रहा है कलर की वजह से। अब हम इसके स्टेप बाय स्टेप लेबलिंग करेंगे, फिर हम सिस्टम को क्या करेंगे समझते हुए जाएंगे डिफरेंट पार्ट्स को। एनाटॉमी को जब भी समझते हैं, अगर डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होगा तभी एनाटॉमी को समझ पाएंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेबलिंग कर देता हूं। ये पार्ट कौन सा है? टेस्टीज। ये है टेस्टीज है, और इसका प्लूरल फॉर्म में आप जब आप लिखेंगे ना तो इसको लिखते हैं टेस्टेज लिखते हैं, प्लूरल फॉर्म में ऐसा लिखता है। ये कहां पर है? यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये कहां पर है भी लिखा होता है कहीं जगह, स्क्रोटल सैक कह सकते हैं या स्क्रोटम कहते हैं। इसमें ये टेस्टीजर रहता है। ओके अब ये बाहर की ओर जो इसके स्ट्रक्चर बनाई है इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर और आएगी। अभी एक और डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसमें आएगा हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस का डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस का भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे डिटेलिंग समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है एपिडिडाइमिस। अधिवर्षण बोलते हैं हिंदी के अंदर है। स्पर्म्स का प्रोडक्शन तो टेस्टिस में होता है, लेकिन वो उसका मैच्योरेशन होता है एपिडिडाइमिस में होता है। डिटेल में आएगा भी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द एपिडिडाइमिस, वो भी सारा हम पढ़ेंगे। ये यहाँ पे जो डक्ट है इसे हम बोलते हैं वासा डेफरेंस या वासा डेफरेंस कहते हैं। ये हो गया काम। उसके बाद में नेक्स्ट लेबलिंग देखिए किसकी है। ये जो पिंक कलर की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है इसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। हम रूट के साथ साथ में चलते हुए चल जाते हैं एक बार के लिए। सेमिनल वेसिकल हो गया। यहां पर मैंने बताया एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इस इंपॉर्टेंट ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में आजकल बहुत सारे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है इसके लिए मैं अलग कलर का मैं ले लेता हूं। इसे बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ऑब्लिक, इसको काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये कौन सी है? ये वाली, ये जो राउंड शेप में बनाई है ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, या हम इसको बोलते हैं काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके सेंटर में जो एक ट्रैक है एकदम सेंटर का उसको बोलते हैं यूरेथ्रा, और ये हम जानते ही हैं क्या होता है, पेनिस, पीनस। उसके बाद इसके आगे का पार्ट है उसे हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ये आगे का पार्ट ग्लांस पेनिस, और उसके ऊपर जो स्किन है उसे हम कहते हैं फोर स्किन, प्रीप्यूस फोर स्किन। ये ग्लास पेनिस का पार्ट हो गया, ये आगे स्किन का पार्ट हो गया। तो ये यहाँ पर आपको मैंने किस चीज की स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब किया है, मैं ऑलरेडी नाम लिख चुका हूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और इसको मैं नाम लिख देते हैं स्पर्मेटिड कोड। ये है स्पर्मेटिड कोड, स्पर्मेटिड या स्पर्मेटिक कहते हैं, स्पर्मेटिक कोड या स्पर्मेटिक कोड कहते हैं। एक नाम रह गया जिसके बारे में तो मैंने सबसे पहले बताया है, ये कौन सा? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं जस्ट नाम लिख देते हैं ताकि आप कंपैरिजन समझ सकें। ये है यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय बोलते हैं। एंडोडर्म से इसका डेवलपमेंट होता है, और एंडोडर्म से इसका डेवलपमेंट होता है और यूरिन को कलेक्शन करने का काम करता है। तो ये ऐसे आप समझ लेंगे तो आपको लिखना आसान होगा, और एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे। जितना सब कुछ डायग्राम में मैं ड्रॉ करूंगा वही एग्जाम में लिखना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब जब कभी भी एग्जाम में आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नंबर 1 पार्ट, जैसे आप लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो लिखेंगे द टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अभी थोड़ा सा और डिटेल आप देखिएगा, फिर ही हम और इस पे बारे में समझ सकेंगे। हमें पता है टेस्टिस क्या होता है कि एंडोक्राइनल ग्लैंड होती है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के, ये बाहर रहता है।
है ना, ये कहाँ रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहता है। यहाँ पर पॉइंट डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ रहते हैं, हम कहेंगे ये रहते हैं टेस्टिस आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा के बाहर रहते हैं, उदर गुहा के बाहर। ओके, उदर गुहा से बाहर क्यों रहते हैं, आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। उस हाई टेम्परेचर की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, हाई टेम्परेचर के कारण अगर ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा में ही रह जाए तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम ये कह रहे हैं कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस कहां रहते हैं, उदर गुहा से बाहर एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं। जब कभी भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है 6th वीक में, 6th मंथ में, 6 महीने का जब शिशु हो जाता है मां के गर्भ में, तब टेस्टिस उदर गुहा से बाहर वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम में आ जाते हैं, वृषण को स्क्रोटम आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी के हाई टेम्परेचर के कारण से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता है और वह पर्सन क्या रह जाता है, स्टेराइल, बंधे रह जाता है। अगर किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से टेस्टिस रिमेन इन द एब्डोमिनल कैविटी, अगर टेस्टिस उदर गुहा में रह जाते हैं, इस अवस्था को कहते हैं गोपिक वृषणता या क्रिप्टोरचिडिज्म। टर्म को देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्रिप्टोरचिडिज्म, क्रिप्टोरचिडिज्म बोलते हैं, गोपिक वृषणता। टेस्टिस रहते हैं उनका लोप हो गया, एब्डोमिनल कैविटी में रह गए। व्हाट इज द मीन ऑफ क्रिप्टोरचिडिज्म, इफ टेस्टिस रिमेन्स इन द एब्डोमिनल कैविटी and doesn't descend into the scrotum, in that condition spermatogenesis is unable to take place. In that condition that person will be sterile, एक बंदे रह जाएगा, बच्चों का जन्म नहीं होगा, शुक्राणु जनन नहीं होगा, टेस्टिस नॉर्मल हार्मोनल प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। इस अवस्था को बोलते हैं क्रिप्टोरचिडिज्म कहते हैं। मैमल्स की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे जितने भी मैमल्स होते हैं, एलिफेंट के अंदर क्या होगा, ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं। रेस्ट ऑफ द ऑल द मैमल्स टेस्टिस किस में रहते हैं, स्क्रोटम में रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें, हर पॉइंट से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। मैमल्स में क्या होता है, मोस्टली जो अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तब तो ये कहां रहते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर टेस्टिस कहां रहते हैं, स्क्रोटम में ही रहते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि जब गेस्टेशन होता है यानी कि गर्भावस्था के 6ठे माह में, 6th मंथ में, ये उदर गुहा से बाहर निकल के स्क्रोटम में आ जाते हैं। कहां से आते हैं, एक कैनाल होती है उसको बोलते हैं एनग्विनल कैनाल। आपको ये है एक एब्डोमिनल कैविटी है, और मैं यहां पर ये आपको बता रहा हूं क्या है, स्क्रोटल सैक। ये है स्क्रोटल सैक। एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटल सैक को जोड़ने वाली जो कैनाल है, जो डक्ट है, ये वाली, मैं इस डक्ट की बात कर रहा हूं, द कैनाल विच कनेक्ट द एब्डोमिनल कैविटी टू द स्क्रोटम, दिस कैनाल इज कॉल्ड एज इनग्विनल कैनाल। ये है इनग्विनल कैनाल, ये होती है इनग्विनल कैनाल, है ये वाला रास्ता जहां से एब्डोमिनल कैविटी किसके साथ में कनेक्ट हो रही है, एब्डोमिनल कैविटी कनेक्ट हो रही है स्क्रोटम के साथ में, किसके द्वारा, इनग्विनल कैनाल से। तो टेस्टिस क्या होते हैं, 6 मंथ से पहले तो कहां रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं, और बाद में क्या होगा, 6th मंथ में ये यहां पर आ जाते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं एक बार के लिए, 6th मंथ में जो बात बोल रहा हूं उनको अब बाद में वीडियो को बार बार देख करके नोट कर लेना। वैसे मैं इसके पीडीएफ का जो शॉर्ट नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव का, वहां मिल जाएगा आपको सारी चीजें। तो 6 मंथ के अंदर क्या होगा, टेस्टिस होता है वो डिसेंड होकर के स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। अब लेकिन ये टेस्टिस स्क्रोटल सैक में तो आ जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता है ना। सर्दी आती है तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम हो जाता है, गर्मी आएगी तो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में टेस्टिस को प्रॉब्लम हो जाएगी नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए। तो टेस्टिस क्या होते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं, अप एंड डाउन होते हैं, कभी लिफ्ट होते हैं, कभी डाउन होते हैं, लिफ्ट होते हैं, डाउन होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन टेस्टिस को अप एंड डाउन करने का काम कौन करता है, एक स्पेशल मसल्स है जिसको बोलते हैं क्रेमेस्टिक मसल्स बोलते हैं। और यहां पे मैं लिख देता हूं, ये एक पर क्या बना रखा है, टेस्टिस है। और मैंने आपको कहा कि ये जो टेस्टिस होते हैं, ये जो टेस्टिस है ये एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अनुसार क्या होते हैं, लिफ्ट और डाउन होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं। तो इस दौरान
इनको अप एंड डाउन करने का काम कौन करता है? क्रेमास्टेरिक मसल्स बोलते हैं इसको। यहां पर मैं लिख देता हूं क्रेमास्टेरिक मसल। ये क्रेमास्टिक मसल्स है। ये वाली जो मसल्स होती है ये क्या करती है? एनवायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करती है? टेस्टिस को अप एंड डाउन करने का काम करती है। बाहर अगर आप स्नो वाले एरिया में, ठंडे प्रदेश में चले गए, माइनस टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर पे, तो टेस्टिस थोड़े से क्या हो जाएंगे? अप हो जाएंगे। उसको अप करने का काम करेगी क्रेमास्टिक मसल करेगी। अगर गर्मी का मौसम है, ठीक है ना, जब मान लेते हैं गर्मी का मौसम है तो थोड़ा नीचे हो जाएंगे और ऐसे अप एंड डाउन काम करना करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले, क्रेमास्टिक मसल्स को बोलते हैं, इसको क्रेमास्टिक मसल्स बोलते हैं। चलिए एक और मसल्स है, उसका भी इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखें। उसका नाम है प्यूबोकोकाइजियस। प्यूबोकोकाइजियस मसल। ये क्या काम करती है? ओके, इस मसल्स का काम होता है वॉलंटरी अप डाउन करना। वॉलंटरीली अप एंड डाउन ऑफ टेस्टीज। वॉलंटरी अप डाउन ऑफ टेस्टीज। एक तो ये हो गया नेचुरल प्रोसेस के अंदर हो गया, एनवायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अगर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टेस्टीज अपने आप ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन करते हैं, तब तो उसका कंट्रोल कौन करता है? क्रेमास्टिक मसल्स करते हैं। अगर हम पर्सन जानबूझ करके अपनी इच्छा के अनुरूप टेस्टिस को ऊपर पुल करता है और डाउन करता है, तो उसके लिए मसल्स कौन सी रेस्पॉन्सिबल होती है? प्यूबोकोकाइजियस मसल्स। ये वॉलंटरीली अप एंड डाउन करने के लिए कंट्रोल करती है टेस्टिस का। तो ये हमें एक जनरल इंफॉर्मेशन इसके बारे में ध्यान रखना है कि टेस्टिस कहाँ रहते हैं, कहाँ पर आउटसाइड रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्रिप्टोसाइडिज्म में क्या होता है, और अभी डिटेलिंग है, अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे। इस डायग्राम को आगे और ड्रॉ करते हैं उस साइड में, फिर अभी हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस के बारे में इंफॉर्मेशन को लेंगे। ये सारा डायग्राम पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा, फिर एक सीक्वेंस के अंदर हमने समझना शुरू कर लेंगे। यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर आ चुका ऑलरेडी कि टेस्टिस है। टेस्टिस कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब 2 टेस्टिस हैं तो एपिडिडाइमिस भी कितनी होगी? 2। स्पर्मेटिड 2, वासा डेफरेंस 2, सेमिनल वेसिकल 2, आगे यूरेथ्रा सिंगल है। पूरा ट्रैक आपको समझ में आ रहा है, मैकेनिज्म को मैं समझा देंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, कॉपर ग्लैंड होगी, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिकुलर पार्ट। इस टेस्टिकुलर अभी हमने समझा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग को, और टेस्टिस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन को लिया था। अभी हम समझेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस को और देन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस को। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगेन मैं कहूंगा डायग्राम को जब ड्रॉ करना होता है, सबसे पहले एक आप बेसिक आउटलाइन बनाएंगे और बेसिक आउटलाइन को ड्रॉ करने के बाद में कंप्लीट डायग्राम को करेंगे। तो यहां पर देखिए, मैं यहां पर देखिए टेस्टिस का जब डायग्राम बनाना है तो क्या कर रहा हूं, इस तरीके से एक मैंने राउंड फिगर बनाया, एक रफली फिगर बना करके ये ऐसे मैंने एक आउटलाइन बना लिया है। तो आपको ऐसे एक आउटलाइन बनानी है। यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ एपिडिडाइमिस को। एपिडिडाइमिस को जब यहाँ पर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी उसके लिए भी एक आउटलाइन बना देते हैं और फिर हम इसको बनाएंगे ऐसे। ये एक ऐसी आपको एक रफ आउटलाइन बनानी है। इस रफ आउटलाइन को बनाने के बाद क्या करेंगे, मैं एक डस्टर लेता हूं पहले। चलिए यहाँ पे तो अब हमने इसे क्या करना है, इसको फेयर करना है। फेयर देखिए कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कहा ये है टेस्टीज, वृषण जिसको हम कहते हैं, ये होते हैं टेस्टीज है। और आउटलाइन आप जब बनाएंगे एग्जाम में पेंसिल से तो आप इसको इरेज आउट कर सकते हैं। जो आपने रफ लाइनिंग बनाई है उससे क्या होगा, आपके डायग्राम की फिनिशिंग सही आएगी और रेशियो वो लगभग सही बना हुआ रहेगा। अब यहाँ पे मैं अलग स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ एपिडिडाइमिस। तो इसके लिए आप क्या करें, आप अपने पेंसिल कलर को या कलर जो भी आप यूज में लेंगे उसको चेंज कर लें इस तरीके से। और शेडिंग के लिए सबसे बढ़िया रहता है कि अगर आप पेंसिल कलर को यूज करें तो आपके लिए शेडिंग बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। इसी थ्योरी के ऊपर आप डायग्राम को बनाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, तो फिर आपसे टाइम भी कम लगना शुरू हो जाएगा। ओके, ये हो गया एपिडेमिस का पार्ट हो गया। अभी एक एक चीज की और डिटेलिंग को बढ़ाते हुए जाते हैं। मैं पहले नाम लिख देता हूं। ये वाला जो पार्ट है ये क्या था, अभी मैंने प्रीवियस डायग्राम में नाम लिखा था वासा डेफरेंस। ये है वासा
डिफरेंस का पार्ट होता है। फिर मैंने कहा ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है एपिडिडाइमिस। यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार के लिए, एपिडिडाइमिस को इसी तरीके से लिख देते हैं, सेम कलर को काम में लेते हुए। अधिवृषण बोलते हैं, एपिडिडाइमिस बोलते हैं, अधिवृषण। ये हो गया एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से हैं? यहां पर देखिए मैं 3 नाम लिख देता हूं पहले, 1, 2 और 3। ओके, तो देखिए ये पहला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हेड, यानी कि नंबर 1 पे अगर मैं लिखना चाहूं तो ये इसका पार्ट कौन सा है? हेड पार्ट है। आगे का जो चौड़ा पार्ट है उसको बोलते हैं हेड कहते हैं। बीच में जो सेंटर में पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? इसकी बॉडी बोलते हैं। और ये एपिडाइमिस का है, उसे एपिडाइमिस की क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं, टेल रीजन ऑफ द एपिडाइमिस। तो एपिडाइमिस के 3 पार्ट हो गए, हेड, बॉडी और टेल हो गए। इन तीनों के नाम अलग अलग है, इन तीनों की। चलिए, तो मैंने कहा कि इसके 3 पार्ट हो गए, हेड, बॉडी और टेल। इसी के हिसाब से नाम हो गया। हेड है उसको हम बोलते हैं कैपुट, एपिडिडाइमिस। उसके बाद में आ गया कॉर्पस, ये हो गया कोडा। ये नाम आपको पता है क्या है? एपिडिडाइमिस। मैं पूरा इसको डिटेल में नहीं लिख रहा हूं। तो हमने कहा जो एपिडिडाइमिस है, ये वाला पार्ट एपिडिडाइमिस है, इसके ये तीनों पार्ट हो गए, हेड पार्ट हो गया, बॉडी हो गया और टेल हो गया। इसके हेड रीजन को बोलते हैं कैपुट, एपिडिडाइमिस, बॉडी को कहते हैं कॉर्पस और टेल को कहते हैं कोडा। कोडल से बना हुआ है, कोडा वर्ड बना हुआ है, किससे? टेल से बना हुआ है, कोडल। चलिए अब देखिए यहां से कुछ फाइन क्या निकलेगी? ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। यहां पे बहुत पतली पतली फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती है। कहां से? एपिडिडाइमिस से। और ये जो है आपस के अंदर क्या करेंगे? मिल करके एक नेट ऑफ, फाइन नेट ऑफ ट्यूबल्स बना देंगे। ये वाला फाइन नेट ऑफ ट्यूबल्स बना देंगे। ये क्या काम करता है उसी की अभी लेबलिंग कर देते हैं। ये मैंने कहा कि एपिडाइमिस से फाइन ट्यूबल्स निकलती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं वासा एफरेंसिया। इसको क्या बोलते हैं? वासा एफरेंसिया। अब देखिए कि लेबलिंग मैं कर रहा हूं एग्जैक्टली यहां पर। ये मैंने ग्रीन इसीलिए काम लिया, सेम कलर के अंदर आ जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वासा एफरेंसिया, एफरेंसिया, एफरेंसिया। इसको डक्टस एफरेंसिया भी बोलते हैं, डक्टस एफरेंसिया भी बोलते हैं। ये आपस में मिल करके एक फाइन ट्यूब बना रही है, नेट बना रही है, डेंस नेट। इसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस बोलते हैं, है ना? ये वाला पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, ये हो गया रेटेटेस्टिस हो गया। और उसके बाद ये मैं बात करें इसकी टेस्टिस का, जो बेसिक पार्ट है टेस्टिस। टेस्टिस के इनर जो वाल है वो छोटे छोटे इसमें लोब्यूल्स बन जाते हैं, लोब्यूल्स। इस तरीके से क्या होगा? छोटे छोटे क्या होंगे? इसमें लोब्यूल्स होते हैं ऐसे। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं बना रहा हूं क्योंकि आपको आउटलाइन बतानी है मुझे कि टेस्टिस में क्या अरेंजमेंट होता है टिश्यूज का। ये तो हो गया पेरेन्काइमल टिश्यूज होते हैं इसके। यहाँ पर ये क्या बना हुआ है? लोब्यूल्स बने हुए हैं, ये वाले 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स हैं। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा? इन लोब्यूल्स के अंदर होती है ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। लेबलिंग कर देंगे, आप समझ जाएंगे। ये हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इस तरीके से होता। अभी मैं इनकी पहले लेबलिंग करूंगा, फिर और आगे आप इसकी डिटेलिंग के बारे में अभी हम समझेंगे। देखिए, तो मैंने कहा ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी है? इसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। लगभग कितने होते हैं? लगभग 250 होते हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो मैंने बनाए कितने? 1 2 3 4 ही मैंने बनाए, लेकिन ये कितने होते हैं? लगभग होते हैं 250 होते हैं। और एक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, लगभग 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, वो लगभग कितनी होती है? 2 होती है। 1 2 3 1 2 3 ऐसे 2 3 होती है। ये हो गई बात, किसकी हो गई है? ये पार्ट आ गया है टेस्टिस का। और ये जो 2 लोब्यूल्स है, इस लोब्यूल्स के ऊपर ये क्या बना हुआ है? ये टेस्टिस जो मैंने बताया, इस टेस्टिस के ऊपर कवरिंग है। 3 लेयर्स होती है, उनके नाम समझेंगे हम, है ना? इन नाम समझेंगे, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्क्युलरिस या वेस्क्युलोसा बोलते हैं। इसके ऊपर 3 लेयर्स होती है। कहां कहां पे होती है और कैसे होती है उसको आप समझिएगा। यहां पर मैं बना रहा हूं, देखिए ये मैंने बना दी, पहली लेयर बना दी है। आपको एग्जाम के पर्पज से आंसर लिखने के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको क्या दे रहा हूं? आउटलाइन ऑफ द डायग्राम यहाँ पर अपने बना रहे हैं। ओके, ये बना दें अपने आउटलाइन ऑफ द डायग्राम है। ओके, ये
ये आ गया। अब लेबलिंग को आप समझिएगा, ये जो इसकी जो लेयर है, मैंने कहा कवरिंग, अगर मैं इसको सिंपल सा लिख दूं इधर, ये क्या है, टेस्टिस के ऊपर का कवर है, कवर है। और इसके टेस्टिस के कवर में कितनी मैंने बताया लेयर्स है, 3। इनके नाम को समझेंगे। ओके, सबसे बाहर की और आउटर मोस्ट की बात करें तो उसका नाम है ट्यूनिका वेजिनेलिस। नीचे की तरफ यानी कि मिडिल की बात करें तो जो लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सबसे अंदर की तरफ होती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। समझ जाएंगे जब मैं इसके नीचे लिख रहा हूं कि ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा क्या है। ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा इज द इनर मोस्ट लेयर है। अब ये इनर मोस्ट है तो ये अपना आप हो गया अंदर से बाहर, सबसे अंदर इनर मोस्ट हो गया ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेजिनलिस है, तो ये आउटर हो गया। ये ऐसे सीक्वेंस बना रखी अंदर से बाहर की ओर, इनर मोस्ट, मिडल और आउटर, कंफ्यूज नहीं होना है डायग्राम में, इसीलिए अपने इसको लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आगे आपके किसी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ, हम टेस्टिस की बात कर रहे थे और इनके वर्क के बारे में बात कर रहे थे। अब आपको मैं अगर फिर एक आउटलाइन को आपको बताना चाहूं, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेकिंग प्लेस इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। शुक्राणु जनन की क्रिया किसमें होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। सेमिनिफेरस में स्पर्म बनते हैं, स्पर्म बनने के बाद में ये कहाँ आ जाएंगे, इस डक्ट में आ जाएंगे, फिर वहां से कहां पहुंचेंगे, स्पर्म से विल रीच इन द रेटे टेस्टिस है व्हिच मेक्स द बैरियर बिटवीन द डक्ट सिस्टम एंड टेस्टिकुलर। ओके, देन sperms are received by the vasa efferentia, then sperms reach to the epididymis and then epididymis to the vasa deferens, और आगे जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाई थी आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये यहाँ पर इसका पूरा एक ट्रैक होता है, उस ट्रैक का भी अपने एक डायग्राम बनाएंगे तब आप इजीली समझ पाएंगे कि ये सिस्टम कैसे कैसे होता है। अभी यहाँ पर इसी ये जो ट्यूबुलर जो सिस्टम है उसको मैं एक बार अलग से और ड्रॉ करूंगा ताकि आप आराम से इसको समझ सकें, है ना। तो पहले मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, ट्रांसफर सेक्शन का डायग्राम को समझेंगे टेस्टिस के, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्पर्म्स के टेस्टिस में प्रोडक्शन से लेके बाहर आने का उसका रूट क्या रहता है उसको हम समझेंगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ शुरू करूंगा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस को, उसकी स्ट्रक्चर को समझना है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस यानी कि ये जो टेस्टिस है उसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आप कट करेंगे और स्लाइड बनाएंगे तो कैसे दिखाई देगा। अब आप देखो यहाँ पे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसके अंदर क्या दिखाई देगा, पहले तो आप इसका टाइटल लिखिएगा। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस में जब आप देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपको इंटरनली दिखाई देगी सुपर फाइन सर्कुलर सेप्ट, ऐसी सर्कुलर बनी हुई कुछ ट्यूब्यूल्स दिखाई देती है। दीज सर्कुलर ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड एज द सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन हिंदी वी कैन से रेता नलिकाएं, रेता नलिकाएं। ऐसी बहुत सारी है, मैंने केवल जस्ट आपको समझाने के लिए ये 3 ही बनाई है, ऐसे और बहुत सारी होगी क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। देखिए आप, जैसे मान लेते ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसको अगर मैं कट लगा दूंगा तो आपको कैसे दिखाई देगा, यहाँ ट्रांसफर सेक्शन में सर्कल्स दिखाई देंगे। तो ये जो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो यहाँ पर अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम, इसके अंदर की तरफ एक लेयर बनी होती है जिसे बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। यहाँ पे एक लेयर हो गई, उसका नाम हो गया जर्मिनल एपिथेलियम। सिमिलरली ईच एंड एवरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय ए जर्मिनल लेयर, ये है जर्मिनल लेयर, यहाँ पर नाम लिख देते हैं जर्मिनल लेयर। वाई डू वी से इट जर्मिनल लेयर, बिकॉज इट जनरेट द जर्मिनल सेल्स, मीन्स स्पर्म एंड द ओवम प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, इसलिए नाम हो गया जर्मिनल लेयर्स कहते हैं। डिटेलिंग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में कि ये जर्मिनल लेयर्स हैं, ये कहाँ से आती है, टेस्टिस में बनती है, बाहर से आती है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस की अलग डिटेलिंग आएगी, वहां देखेंगे। तो हमने कहा कि in the transfer section of the testes we see some circular tube-like structure that is called as the seminiferous tubules, and each seminiferous tubules is lined by germinal epithelium, and inside the seminiferous tubules some elongated cells you can see clearly, ऐसी कुछ elongated आपको cells दिखाई देगी, ये वाले elongated cells, इन cells को बोलते हैं सर्टोली सेल्स बोलते हैं। ये वाली जो सेल्स है वो लंबी लंबी जो सेल्स है इसको क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स बोलते हैं। यहां पे मैं नाम लिख देता हूं इसका, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स हो गई, एलोंगेटेड सेल्स हैं,
ये क्या काम करती है? नरिशमेंट का काम करती है, यानी कि पोषण देना, डेवलपिंग स्पर्म को पोषण देना, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन या नरिशमेंट कहते हैं हम। यहां पर मैं लिख देता हूं नरिशमेंट। अब ये तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, नरिशमेंट किसको करेंगे? स्पर्म को ही करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन किसका हो रहा है? स्पर्म्स का हो रहा है। वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स दैट इज इनहिबिन हार्मोन। तो यहीं पे मैं इसका एक और नाम लिख देता हूं, इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन का सीक्रेशन भी कौन करता है? अंडरलाइन कर देता हूं, आपको क्लियरली देख पाएंगे। इनहिबिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द कौन? नरिशमेंट सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, ये वाली जो सर्टोली सेल्स है, ये वाली इनहिबिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। अब आप कहेंगे इनहिबिन क्या है? इनहिबिन बना इनहिबिट से। इनहिबिशन किसको इनहिबिट करता है? ये क्या करेगा? एफएसएच हार्मोन है, उसके सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। एक्चुअल में हम नाम रखा इनहिबिट करना, मतलब एफएसएच का ज्यादा सीक्रेशन होगा तो उसको इनहिबिट कर देगा, कम कर लेगा। तो सिंपली वी कैन से द फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ एफएसएच हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय द इनहिबिन, है ना। तो ये इनहिबिन हार्मोन है, किसको कंट्रोल करेगा? वैसे सारी चीजें नोट्स में आएगी डिटेलिंग के अंदर। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि के द्वारा एफएसएच हार्मोन का स्त्रावण होता है। एफएसएच हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस एफएसएच का कंट्रोल कौन करेगा? इनहिबिन। अगर एफएसएच अधिक सीक्रेट होगा तो स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उसको कंट्रोल में रखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करना है। कौन करता है? इनहिबिन। कैसे करता है? तो हम कहेंगे द स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय द एफएसएच एंड द सीक्रेशन ऑफ एफएसएच इज कंट्रोल्ड बाय द इनहिबिन। ऐसे आपको ध्यान रखना है इसके मैकेनिज्म के बारे में। ये हो गया सर्टोली सेल्स। लंबी सेल्स होती है, नरिशमेंट का काम करती है, न्यूट्रिशन का काम करती है। आगे देखिए, ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, ये कहां पे ये आपस में क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी रहती है। यहाँ पे होता है कनेक्टिव टिश्यूज है, ये सारा का सारा यहाँ पे, ये जो हम कहते हैं एक्चुअल में इसका बैकग्राउंड किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है कनेक्टिव टिश्यूज का। यहाँ पे नाम लिख देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नाम खुद ही तो बता रहा है क्या कर रहा है? कनेक्शन करना। किसको कनेक्शन करना? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम, कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए नाम रखा गया कनेक्टिव टिश्यू। इन द कनेक्टिव टिश्यू और बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इधर देखिए आप, है ना, यहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो हम कह देंगे इंटर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पेस, है ना, ये जो अंदर का स्पेस है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का स्पेस है, उसमें कुछ स्पेशल सेल्स होती है जिसको लेडिक्स सेल्स कहते हैं। लेडिक्स सेल्स कहते हैं। यहां पे हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं लेडिक्स। ये तो सब साइंटिस्ट के नाम पे नाम रखा गया है, लेडिक्स सेल्स बोलते हैं, लेडिक्स सेल्स। ये तो हो गया इसका एक नाम, और इसका एक और नाम होता है लेडिक्स सेल्स का, इसको इंटरस्टिशियल, इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स यहां लिख देते हैं हम, ये है इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। हिंदी में कहते हैं अंतराली कोशिकाएं। अंतराली, अंतराल में रहती है। इंटर स्पेस, ये ट्यूब्यूल्स के बीच का जो स्पेस है ना, उसमें रहती है, इसलिए नाम रखें इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स कैसी होती है? तो हम कहेंगे दीज सेल्स आर एंडोक्राइनल इन नेचर, एंडोक्राइनल इन नेचर, एंड विच सीक्रेट द इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। Testosterone hormone is secreted by the interstitial cell, and we all know that what is the function of testosterone hormone? The testosterone hormone control the secondary sexual characters. And what is the meaning of secondary sexual characters? Secondary sexual character, जब बच्चे का जन्म होता है तो आप उसको आउटर मॉर्फोलॉजी से नहीं पहचान पाते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। तब आप किससे पहचानते हैं? न्यूबॉर्न बेबी को वेजाइना से और पीनस से पहचानते हैं। उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, प्यूबर्टी को क्रॉस करता है, आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूछ का आना हो जाता है, फीमेल में इनके अपोजिट है, स्किन सॉफ्ट रह जाती है, आवाज है वो थिन रहती है। तो इन कैरेक्टर्स को बोलते हैं हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एंड दीज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
तो यहां पर मैं केवल शॉर्ट में यहां पर लिख देता हूं क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एससी लिख दिया मैंने शॉर्ट में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, क्योंकि ये सेकेंडरी लेवल पे सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट काम होता है। लेडिक्स सेल्स का इंटरस्टिशियल एंडोक्राइनल नेचर है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ये बात आ गई अपनी। और ये कनेक्टेड जो टिश्यूज होते हैं ना, इनके अंदर नर्व एंडिंग्स भी होती है, ब्लड कैपिलरीज भी होती है, यहाँ पे डेंस नेट होता है ब्लड कैपिलरीज का, क्योंकि जब अगर ब्लड कैपिलरीज नहीं हो गई तो इसको ऑक्सीजन की सप्लाई कौन देगा, न्यूट्रिशन सप्लाई कहां से हो गई, इसलिए जरूरी होता है। और सेंसिटिविटी तो होती ही होती है, इसके लिए क्या होंगे, नर्व एंडिंग्स भी होंगे, वो तो अंडरस्टूड बात है, इनर्वेशन ऑफ द नर्व। तो यहाँ पे नर्व एंडिंग्स लिख रहा हूं, नर्व का अंतिम सिरा पतला सा, उसे बोलते हैं नर्व एंडिंग्स कहते हैं, ऐसे। और इसके अंदर क्या काम होता है, यहाँ पे होती है स्पर्मेटोगोनिया, और किनारे पे बाउंड्री के ऊपर होती है स्पर्मेटोगोनिया, और जैसे जैसे स्पर्म्स मैच्योर होते रहते हैं, वो रहते हैं मैच्योर स्पर्म कहाँ, सेंटर के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड और डाल देते हैं हम, स्पर्मेटोगोनिया। सब कुछ डायग्राम में आ जाना चाहिए, ताकि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में जब आप लिखें तो एग्जामिनर आपके आंसर डायग्राम को और लेबलिंग को देखते ही मार्क्स दे दें कि बच्चा पढ़ने वाला है, ऋषि ने अच्छा काम किया है। तो सब कुछ डायग्राम में आ जाना चाहिए। तो यहां पे मैंने बता दिया था आपको, क्या ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस और ये क्या है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस है, इसकी डिटेलिंग को आप समझ जाएं। और अभी आगे का काम प्रोसीजर समझाने से पहले मैं आपको एक बार पूरा बोर्ड दिखा देता हूं। बोर्ड बहुत बड़ा है ये, एक तरफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस एंड द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस है। मैं साइड में हो जाता हूं, एक बार आपको ये दिखा देते हैं। यहां से आप कंप्लीट देख पाएंगे कि अभी तक में हमने क्या क्या समझा है। सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यहां से हमने टेस्टिस को कवर करना शुरू किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ द टेस्टिस होते हैं, दैट वन पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटम सैक एंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बिकॉज ऑफ द टेस्टिस इज अनेबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स इन द हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर शुड बी मेंटेन 34 डिग्री सेल्सियस, आप ध्यान रखिएगा 34 डिग्री सेल्सियस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना चाहिए था, 34 डिग्री सेल्सियस एंड ऑन एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए। और एब्डोमिनल कैविटी, मैंने आपको बताया था कि एब्डोमिनल कैविटी है, उसका टेम्परेचर होता है स्क्रोटल सैक से 2 से 3 डिग्री क्या होता है डिफरेंस रहता है एब्डोमिनल कैविटी में और स्क्रोटम सैक में। तो ये मैं आपको पूरा समझा चुका था। फिर मैंने बताया टेस्टिस होते हैं, ये कैसे अप एंड डाउन करते हैं बाय द क्रेमेस्टिक मसल्स, और वॉलंटरली कैसे इसको अप एंड डाउन किया जाता है पिबोकोकाई जीएस मसल से। देन एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द longitudinal section of the testis and this is the transfer section of the testis। और अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी और आप डिटेल को यहां पे समझेंगे। ओके चलिए आगे शुरू करते हैं, पहले इस बोर्ड को क्लीन करते हैं फिर समझते हैं। तो अभी मैंने आपको इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को समझाया था। अभी एक मैं टर्म लिख रहा हूं टेक्निकली, उसका नाम है इंट्राटेस्टिक्युलर डक्ट सिस्टम। इंट्राटेस्टिक्युलर डक्ट सिस्टम, देखते हैं ये क्या होता है इंट्राटेस्टिक्युलर डक्ट सिस्टम। मैंने कहा विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, दैट इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। वो सबसे सुपर फाइन डक्ट्स होती है टेस्टिस के अंदर। तो वहीं से मैं आप लिखना शुरू करते हैं। हमने कहा क्या, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इस डायग्राम आप देखेंगे, मैंने कहा इस टेस्टिस में क्या होते हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं 1 2 3 4 250 टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं एंड ईच टेस्टिकुलर लोब कंसिस्टेड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो मैं यहाँ पे एक बार आउटलाइन बता रहा हूं ताकि आपको डायग्राम को रटना नहीं पड़े, आपके लिए बनने के लिए इजी रहे, फ्लो चार्ट फॉर्म से मैं आपको ये समझाऊंगा डक्ट सिस्टम कैसे होता है। तो अभी तो आप केवल और केवल इस तरीके से समझिएगा कि ये मान लेते हैं कि सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है, ये है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये आ गई यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब्यूल्स हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स से जो डक्ट निकल रही है वो आपस में क्या हो गई है, यूनाइट हो गई है। इस तरीके से ये हो गई यूनाइट। लेबलिंग करता हूं मैं यहाँ पे ताकि आपका आंसर जब लिखना हो डेस्क्रिप्टिव में आप डायरेक्ट लिख पाएंगे। ये है सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल बहुत पतली है, सुपर फाइन टाइप की होती है। ये इन्होंने क्या किया, आपस में यूनाइट हो गए। यूनाइट करके यहाँ पे ये जो कॉमन डक्ट है इसे कहते हैं ट्यूब्यूली, ट्यूब्यूली रेक्टाई बोलते हैं इसको, ट्यूब्यूली रेक्टाइल। ये वाली एक कॉमन जो डक्ट बनी है उसका नाम हो गया ट्यूब्यूली रेक्टाइल। ये कैसे बनी है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो डक्ट से निकली है वो हो गई यूनाइट, यूनाइट और फॉर्म क्या कर देते हैं, यूनाइट एंड फॉर्म ट्यूब्यूली, ट्यूब्यूली रेक्टाई ये बना लेती है। फिर ये जो ट्यूब्यूली जो रेक्टाई है ये क्या होती है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बना लेती है और डेंस नेट ऑफ ब्लड कैपिलरीज का बना लेते हैं। ऐसे ट्यूब्यूल्स का एक डेंस नेट बना लेते हैं, नेट बना लेते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेटेटेस्टिज। सब उसके अंदर हो रहा है, मैं भी इन दोनों का आपस में कोरिलेट कर दूंगा आपको। तो स्पर्म कहां बनते हैं, स्पर्म बनेंगे, स्पर्म का प्रोडक्शन यहां पे लिखिए, मैं लिख देता हूं यहां पे, स्पर्म का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कहां हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा है। तो ये मैंने लिख दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म बनने के बाद में कहां पर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे ट्यूब्यूली रेक्टाई में। ट्यूब्यूली रेक्टाइल से स्पर्म से किस में पहुंच जाएंगे, रेटेटेस्टिज के अंदर। यहां पर आप इसको कोरिलेट कीजिए, ये होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, एंड डिफरेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यूनाइट एंड फॉर्म ए ट्यूब्यूली रेक्टाई। ये जो मैंने नाम दिया है कौन सा, ट्यूब्यूली रेक्टाई। और फिर ये किस में ओपन हो जाती है, रेटेटेस्टिज में। और रेटेटेस्टिज के बाद में आप देखें यहां से किस में जा रही है, वासा एफरेंसिया में। यानी कि हम ये कह दें ये आगे किस में खुल रही है, डिफरेंट डिफरेंट है वासा एफरेंसिया में। ये जो ट्यूब्यूल्स है ये कौन सी है, वासा एफरेंसिया, डक्टस एफरेंसिया भी बोलते हैं इसका, एक और नाम है डक्टस एफरेंसिया। तो स्पर्म्स है वो कहां रिसीव हो गए, अब रेटेटेस्टिस से निकल के किस में आ गए, वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया किस में ओपन होती है, वासा एफरेंसिया ओपन होती है किसमें, एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में, इसमें ओपन हो जाती है वासा एफरेंसिया। और मैंने आपको अभी बताया था जो एपिडिडाइमिस होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं, ये 3 पार्ट होते हैं एपिडाइमिस के। यहाँ डायग्राम में देखेंगे, ये हेड हो गया, ये बॉडी पार्ट हो गया, और ये हो गया टेल। और टेल किसमें खुलती है, वासा डेफरेंस में। ओके, ये जो टेल है, ये वाली जो टेल है वो आगे की ओर किसमें ओपन होती है, ये ओपन होती है वासा डेफरेंस में। तो ये क्या बन गया, मैंने क्या लिखा, इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। आप देखो इंट्रा कहां तक बोलोगे, इंट्राटेस्टिकुलर यानी टेस्टिस का जो पार्ट है वो यहां तक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू ट्यूब्यूली रेक्टाई, ट्यूब्यूली रेक्टाई से रेटेटेस्टिस एंड देन वासा एफरेंसिया एंड एपिडिडाइमिस। ये यहां तक का जो पार्ट है, यहां का मैं कहां तक बता रहा हूं आपको, ये यहां से आप शुरू कर लें तो एपिडिडाइमिस तक का पार्ट है, इसी को हम कह रहे हैं ITDS, ITDS यानी कि इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। टेस्टिस, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर की बात करें, टेस्टिस के बाहर कौन सा आ गया, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। अब वासा डेफरेंस तो टेस्टिस से बाहर आ गया तो किस में आएगा, वासा डेफरेंस जैसे शुरू हो गया यहां से क्या हो गया, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम हो गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इंट्रा टेस्टिकुलर और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। इंट्रा टेस्टिकुलर वो है जो टेस्टिस के अंदर ही है, स्क्रोटम सैक के अंदर, शॉर्ट में गए, स्क्रोटम सैक के अंदर का जो पार्ट होता है, ये वाला स्क्रोटम के अंदर का पार्ट है, वो सारा डक्ट सिस्टम किस में आएगा, इंट्रा टेस्टिकुलर में। और उसके बाहर का जो डक्ट सिस्टम है वो किस में काम आएगा, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम में। यहां पे मैं एक वर्ड और लिख देता हूं, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, है ना। इसको आप और समझ लीजिए ये क्या होता है एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। अब देखिए, तो मैंने यहां पर कहा कि जैसे एपिडिडाइमिस को क्रॉस करते हैं उसके बाद में क्या आ जाता है, उसके बाद में आ जाता है वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस ये टेस्टिस से बाहर की स्ट्रक्चर है, वासा डेफरेंस हो गया, एक्स्ट्रा में है। उसके बाद में हम बात करें तो क्या आ जाएगा, इजेक्यूलेटरी डक्ट। इजेक्यूलेटरी डक्ट ये क्या है, टेस्टिस के बाहर का पार्ट है।
उसके बाद में क्या होता है, यूरेथ्रा। ये भी कौन तीन पार्ट मैंने बताया, वासा डेफरेंस हुआ, इजेक्युलेटरी डक्ट हुआ और यूरेथ्रा। इन तीनों को मिला दें तो ये एक डक्ट सिस्टम कौन सा है, जो टेस्टिस के बाहर है, इसलिए इनको कहेंगे हम एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। अगर कॉमनली पूछ लिया जाए, अगर डेस्क्रिप्टिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं, अगर कॉमनली पूछ लिया जाए कि डिस्क्राइब द डक्ट सिस्टम इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप दोनों को मिला देंगे कि आप कह देंगे कि द डक्ट सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम एंड द एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। तो यहां से आगे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ट्यूबुलर रेक्टाई, रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडर्मिस, देन हेड, कॉर्पस और कोडा, और फिर पहुंच गया वासा डेफरेंस में, और देन वासा डेफरेंस, इजेक्युलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। तो स्पर्म के बाहर निकलने का ट्रैक क्या है, रूट यही है। इसमें से कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देते हैं। स्पर्म बनेंगे कहां, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, और बाहर कहां से निकलेंगे, यूरेथ्रा के थ्रू बाद में बाहर निकलेंगे। तो पूरा ट्रैक है वो आपको समझ में आना चाहिए। स्पर्म के बनने से लेके बॉडी से बाहर निकलने का जो ट्यूब्स का जो सिस्टम है, मैं यहां पे इस पार्ट में केवल वही बात बताना चाह रहा हूं कि स्पर्म बनेंगे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, उसके बाद में उनके बाहर निकलने का रूट क्या है। टेस्टिस के अंदर का है तो इंट्रा हो गया, टेस्टिस के बाहर है तो एक्स्ट्रा हो गया। चलिए अब अपने यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातों का डिस्कशन कर लेते हैं, और ये आपका टॉपिक है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा हो गया है, इसमें और हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया सेमिनिफेरस जो डायग्राम बनाया था अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया था, हमने कहा था इसमें क्या होते हैं, सेमिनल वेसिकल है, डिटेल है वो डायग्राम के साथ में वहीं पर अटैच की हुई है, आप देख सकेंगे अभी दोबारा कि वन पेयर ऑफ क्या होता है, सेमिनल वेसिकल होते हैं, उसमें सेमिनल फ्लूइड का सीक्रेशन होता है, और सेमिनल फ्लूइड होता है वो बनाता है मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सीमन बनाता है। ग्लैंड्स की बात करें तो हमने कहा प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और कौन सी होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है, और काउपर ग्लैंड्स होती है। तो ये दोनों क्या करते हैं, स्पर्म जो बाहर निकलता है उसको उचित माध्यम प्रदान करने का काम करते हैं। तो ये जो डिटेल है वो आप अभी यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आप आराम से देख पाएंगे तो डेस्क्रिप्टिव मेथड में। और आपके इसके जो नोट्स होते हैं वो मैं आपको पहले से ही बताया कि वीडियो जब आप कंप्लीट देख लेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जब जाएंगे तो गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, इसमें इसके एक शॉर्ट नोट मिलेंगे, और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दे रखे होंगे। इस चैप्टर की अगर आपको डिटेल को पढ़ना हो तो मैं आपको बताता हूँ, रस्तों की पब्लिकेशन एक मेरठ क्या पब्लिकेशन है, बायो में बहुत पुराना पब्लिकेशन है, लगभग 50 साल से पुराना है, और मैं कहूँगा यूजी और पीजी, बीएससी और एमएससी की बुक्स है वो बहुत लिखते हैं, बायो के अंदर उनका ब्रांड नेम है। तो वहां पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बुक आती है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली परिवर्धन जैविकी नाम से बुक आती है, आप अमेजन से उसको ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी के और इस जो अभी जो चैप्टर शुरू हो रहा है, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत मार्वेलस, बहुत शानदार दे रखे हैं। तो उसका मैं फोटो भी यहाँ पर आपको लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आप उसको लेना चाहें। बहुत सस्ती सी बुक है, केवल 200 रुपए की बुक है, और उसमें पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी को ब्रॉड स्केल पे समझाया गया है। थैंक यू सो मच।